अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। सोचें कि अगर हमें हर सांस के लिए मेहनत करनी पड़े तो कैसा महसूस होगा। तो अस्थमा के जो मरीज हैं वो रोजाना इस चीज को झेलते हैं। जी हाँ, आज हमारा जो टॉपिक है वो अस्थमा से है। इसमें हम समझेंगे कि अस्थमा है क्या और ये किस तरह से हमें अंदाजा हो सकता है कि किसी इंसान को अस्थमा है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। सबसे पहले हमें रिस्पिरेटरी सिस्टम को समझने की जरूरत है कि हमारा सांस लेने का जो निजाम है वो किस तरह से, उसके कौन कौन से हिस्से हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो हमारा जो सांस लेने का निजाम है जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं वो नोज से स्टार्ट होता है, इसके बाद फेरिंक्स, देन लेरिंक्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकस, देन ब्रोंकाई और फिर एल्वोलाई होते हैं जहां पे इन गैसेस का तबादला होता है। ऑक्सीजन हमारे ब्लड का हिस्सा बन जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के अंदर आती है और हम उसको एक्सहेल कर देते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर उसको निकाल देते हैं। तो अस्थमा जो है वो हमारी ये जो एयरवेज हैं, जो जो ट्यूब हैं, सांस लेने की ट्यूब हैं जो लंग्स तक हवा को पहुंचाती हैं, ये बुनियादी तौर पे उनको इफेक्ट करता है। और ये जो ट्यूब हैं, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, पूरा जो पार्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम के हर एक हिस्से का मैंने आपको समझा दिया। तो यही ट्यूब्स हैं जो हवा को अंदर लेके जाती हैं और इसी तरह बाहर लेके आती हैं। तो ये अस्थमा इनको इफेक्ट करता है और ये दो तरह से इफेक्ट करता है। ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि जो म्यूकस है, इन जो नालियां हैं, सांस की नालियों के अंदर जो रेशा प्रोड्यूस होता है, बाज़ औक़ात वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है और इन सांस की नालियों के अंदर सोजिश यानी स्वेलिंग हो जाती है। तो ये जो सांस की नालियां हैं, जब अगर आप इमेजिन करें कि ये एक ट्यूब है तो इसके अंदर ही जो है म्यूकस जमा हो जाए और ये भी स्वेल हो जाए, थोड़ी सी इनके अंदर सोजिश आ जाए, तो इनका जो दरमियान का साइज है वो छोटा हो जाएगा। तो जब हवा वहां से गुजरती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है वहां से गुजरना, इसी तरह इनहेल करना भी, सांस को लेना भी मुश्किल होगा और इसी तरह बाहर निकालना भी मुश्किल होगा। क्योंकि अगर नॉर्मली उसका साइज ये है और उसके अंदर एक लेयर म्यूकस की बन जाती है और ये कुछ स्वेल भी हो जाती है, तो दरमियान की जो जगह है वो बहुत थोड़ी सी रह जाती है। और इसी तरह दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि नालियों के जो स्मूथ मसल्स हैं जिनसे ये बनी हुई हैं, बाज़ औक़ात उनके अंदर भी स्पैज़म आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। उसकी वजह से भी सांस लेने के अंदर दुश्वारी पैदा हो सकती है। अगर मैं ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट की बात आपसे शेयर करूं तो इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 4.3 यानी 4.3% लोगों को अस्थमा की बीमारी है। अस्थमा को अगर मैं उर्दू में बताऊं तो ये दमा की जो अर्ज है, दमा का जो अर्ज है उसको अस्थमा कहते हैं। अब अगर हमें जानना है कि किस इंसान को जो है वो अस्थमा का अर्जा है, दमे का अर्जा है, तो उसकी अलामात की मैं अगर आपको बात करूं तो सबसे पहली अलामत खांसी है। और ये जो खांसी है ये बहुत ही सडन होती है, बहुत ही अचानक होती है और बहुत ही तेज होती है। तो ये सबसे पहले जो अलामत है खांसी का होना। इसी तरह उस इंसान की जो छाती है वो बड़ी ही टाइट फील करती है, भारी भारी वो इंसान फील करता है। इसी तरह जब वो सांस लेता है तो सीटियां बजती हैं, उसे कहते हैं वीजिंग होना, एक आवाज आती है उसकी सांस में से। तो वो एक सीटी की आवाज होती है, क्योंकि वो नालियां जो है उनके दरमियान की जो स्पेस है वो बड़ी ही कम हो चुकी होती है, तो इसलिए जैसे ही वो सांस लेता है और इसी तरह बाहर निकालता है तो सीटियां बजने की आवाज आती है। जब वो इंसान कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई वर्जिश करता है या थोड़ी देर चलता है, तो भी उसको जो उसका सांस चढ़ जाता है, इसे कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि उसका सांस फूल जाता है। जैसे ही वो थोड़ा सा काम करता है तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये वो अहम अलामात और आम अलामात है किसी भी दमे के मरीज के। इसी तरह अगर मैं उसको आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो जैसे एक स्ट्रॉ जिसके जरिए हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो वो इंसान ऐसे फील करता है जैसे उसका सांस किसी स्ट्रॉ में से आ रहा है, तो इतना ही तंग उसको फील होता है सांस का लेना और इसी तरह सांस को निकालना जो है। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि खांसी जो है इसकी सबसे अहम अलामत है, तो इसी तरह खांसी जो है वो ज्यादातर रात के वक्त या फिर जब सुबह हम उठते हैं उस वक्त इस तरह के जो मरीज हैं उनके अंदर खांसी जो है वो उनको लग जाती है। अब जो मैं अगर क्रोनिक अस्थमा की बात करूं कि जो कई दिनों से या कई सालों से किसी इंसान को है, तो जरूरी नहीं है कि वो रोजाना ही उसको कोई अलामत आएंगी। बाज़ औक़ात उसके कई कई दिन जो है वो कोई अलामत, कोई सिम्टम उनके अंदर नहीं आती और फिर अचानक से उनके अंदर ये खांसी और ये वीजिंग और इस तरह की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सांस का फूलना इन मरीजों के अंदर शुरू हो जाता है। अगर किसी भी इंसान में ये अलामात उसकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं तो जरूरी है कि वो
انڈیویجول جو ہے وہ جو انسان ہے اس کو ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے اور اپنا بریف جو ہے وہ چیک اپ کروانا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے ساری ادویات اویلیبل ہیں اور تھوڑا بہت لائف سٹائل کو چینج کر کے اس کی علامات کم کی جا سکتی ہیں اور ایک نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس کے اگر میں ڈائگنوسس کی بات کروں کہ اس کو کس طرح سے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے، تو یہ ہمیشہ اس کو جو ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر ہی ڈائگنوز کرتے ہیں، چونکہ وہ کچھ علامات کو دیکھتے ہوئے یا پھر کچھ ادویات کا جن کو برونکو ڈائلیٹر کہتے ہیں، جو ہماری ان نالیوں کو کھول دیتی ہیں، تھوڑا سا ریلیکس کر دیتی ہیں، تو ان کا اگر رسپانس کسی مریض کے اندر آنا شروع ہو جائے تو وہاں ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مریض کو دمہ کا عارضہ ہے، استھما کا یہ مریض ہے۔ اسی طرح جو لوگ 5 سال سے بڑے ہیں ان کے اندر ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں اسپیرومیٹری، اس سے ایک بریدنگ سانس لینے کا ٹیسٹ ہے، اس سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر اسپیرومیٹری کے اوپر ٹیسٹ جو ہے وہ ٹھیک آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مریض کو جو ہے وہ استھما نہیں ہے، اور یہ ڈکلیئر ہمیشہ ڈاکٹر نے ہی کرنا ہے، چونکہ بعض اوقات اور بھی ایشوز ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ استھما کی سمٹمز آ سکتی ہیں۔ ان ایشوز کی میں اگر آپ سے ذکر کر دوں تو الرجیز ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ ووکل کارڈ ڈس فنکشن، ووکل کارڈ بنیادی طور پہ جہاں سے ہماری آواز پروڈیوس ہوتی ہے، جب ہماری جو ہوا ہے وہ لنگ سے باہر آتی ہے تو وہ ان کو وائبریٹ کرتی ہے، یہ سموتھ مسلز ہیں، تو وہ جیسے ہی وائبریٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے، تو بعض اوقات ان کا بھی ایشو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ ہارٹ برن ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سٹمک ہے اس کے اندر ایسیڈیٹی ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جلن فیل ہو رہی ہوتی ہے سینے کے اندر، تو اس وجہ سے بھی سانس لینے کے اندر ایشوز آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اسی طرح اگر کسی کو دل کا عرض ہے اس وجہ سے بھی سانس کے اندر جو ہے وہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کا ڈائگنوسس جو ہے اس کو کسی بھی انسان کے اندر استھما کو اگر ڈکلیئر کرنا ہے تو یہ میڈیکل ڈاکٹر ہی اس کو ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ کون سی چیزیں ہیں جو استھما کو یا دمے کو ٹریگر کرتی ہیں، اس کو بڑھا دیتی ہیں؟ تو اس کے اندر کافی زیادہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی بھی انسان کے اندر دمہ جو ہے وہ ٹریگر ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے۔ تو اس میں اگر ایسا بھی ہے کہ بعض اوقات اگر ان چیزوں سے آپ ایکسپوز ہوتے ہیں جن سے آپ کا جو ہے وہ سانس پھولنا شروع ہو جائے، یا پھر آپ کے جو ہے وہ ساؤنڈ آنا شروع ہو جائے، آواز آنا شروع ہو جائے، سیٹیاں آنا شروع ہو جائیں سانس لیتے وقت یا نکالتے وقت، تو بعض اوقات آپ ایکسپوز ہوتے ہیں، فوراً ہی وہ ریئیکشن ہوتا ہے جسم کے اندر اور فوراً سے ہی آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد بھی یہ علامات آ سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے اور دمہ کی جو علامات ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فوراً تو نہیں آتا، کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کے اندر یہ علامات بھی آ سکتی ہیں۔ اب اگر میں ان جو کامن جو عام ٹریگرز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جن سے ایکسپوز ہوتے ہی یہ علامات بڑھ جاتی ہیں، تو سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ الرجیز ہیں۔ جو لوگ الرجک ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ کن کن چیزوں سے یہ الرجی ہو سکتی ہے، ان کے اندر استھما جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو سانس کے آلریڈی جو سانس کا پورے میں نے پارٹس بتائے ہیں، فیرنکس، لیرنکس، اسی طرح لنگز کے اندر کسی کو انفیکشن ہے، اس پورے ٹریک کے کسی بھی حصے پہ کوئی انفیکشن ہے، وہ بھی اس کی علامات کو بڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو سٹریس ہے، اس میں بھی یہ علامات بڑھ سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے اندر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ علامات آ سکتی ہیں، اور کچھ میڈیکیشن اگر کسی اور عارضے کے لیے لوگ جو ہے دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو ان سے بھی استھما کی جو دمے کی جو علامات ہیں اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ الرجی کی میں اگر بات کروں تو یہ ہمارا جو جسم کا قوت مدافعت کا نظام ہے، جسے ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، یہ اس کا ایک رسپانس ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے اندر یہ رسپانس زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ کچھ چیزوں کے ساتھ ایکسپوز ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ کوئی سونگھ لیتا ہے یا کوئی چیز وہ کھاتے ہیں، کسی بھی ایسی چیز، تو اس کے خلاف جو ہمارا امیون سسٹم ہے، جو مدافعتی نظام ہے، وہ ایک بڑا رسپانس شو کرتا ہے، تو اس سے یہ سانس کی بھی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے۔ اور الرجی کا یہ جو الرجک ہونا ہے، جو سینسٹیو ہونا ہے، یہ زیادہ تر انہیریٹڈ ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیملی سے لوگ اپنے پیرنٹ سے اس کو جو ہے وہ انہیرٹ کرتے ہیں، ان کے خاندان میں کسی کو ہوتی ہے تو ان کے اندر بھی الرجی کے جو سینسٹیو الرجک ہونا یا سینسٹیو ہونا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان ان الرجن سے، جو کہ میں نے بتایا کہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس سے انسان الرجی اس کے اندر سٹارٹ ہو سکتی ہے، اگر وہ اس سے ایکسپوز ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا علامات آتی ہیں؟ تو زیادہ تر جو ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے، ساری بھی کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی اگر میں بتاؤں تو ان کی سکن کے اوپر ریشز آنا شروع ہو جاتے ہیں،
रेड उनकी स्किन हो जाती है। इसी तरह उनका जो नोज है वो बहना शुरू हो जाता है, रनी नोज जिसे कहते हैं कि नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह उनकी आंखें जो हैं वो उनके अंदर रेडनेस आ जाती है, वो लाल हो जाती हैं आंखें, वो भी किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती हैं। इसी तरह जो अगर सीवियर केसेस की बात करें तो ये इमरजेंसी सिचुएशन भी बन सकती है, जिसे एनाफिलैक्सिस कहते हैं, कि पूरी बॉडी के अंदर ही एक एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है जो कि खतरनाक भी हो सकता है। अगर नेजल एलर्जीज की बात करूं तो उसकी अलामात जो हैं उसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि रनी नो, नाक में से पानी बहना शुरू हो जाता है, बाजू का नाक बंद हो जाता है जो कि बहुत आम है, स्नीजिंग शुरू शुरू हो जाती है जिसे छींक छींक कहना, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, या फिर ऐसा महसूस होता है कि आपके गले के ऊपर पानी गिर रहा है, नाक में से पानी गिर रहा है। तो ये सारी अलामात जो है वो नेजल एलर्जीज की, नाक की एलर्जी की होती हैं, और ये भी दमा की जो अलामात हैं उसको बढ़ा सकती हैं। इसी तरह जिस इंसान को एलर्जी है उसमें ये कहा जाता है, रिसर्च के अंदर ये रिपोर्ट होता है कि उसमें ज्यादा चांसेस हैं दमा के। अगर मैं आम एलर्जिन की बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम जो एलर्जन है वो पोलन्स हैं, जो ज्यादातर हमें बाहर के मौसम के अंदर नजर आते हैं। पोलन बुनियादी तौर पे जड़ी बूटियों या दरख्तों पे जब फूल निकलते हैं तो वहां से वो माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। तो जब भी कोई इंसान उनको इनहेल करता है तो जिस्म उनके खिलाफ एक एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करता है, तो उससे भी जो है वो दमा की जो अलामात हैं वो बढ़ जाती हैं। इसी तरह दूसरी जो अहम चीज है वो मोल्ड है। बाज़ औक़ात जो है वो जिन घरों के अंदर नमी ज्यादा होती है तो उनमें एक फंजाई जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, और वो अस्थमा जो है वो कॉज कर सकती है आपको सांस लेने के अंदर, उसको सूंघने से सांस के अंदर दुश्वारी हो सकती है। इसी तरह जिस घर के अंदर जो है वो पेट्स हैं, जिस तरह कैट, डॉग, उनसे भी किसी इंसान को जब एलर्जी हो सकती है। डस्ट जो है, धुआं और इस तरह की चीजें, इसी तरह घरों के अंदर जो कॉकरोच और इस तरह की चीजें हैं, इससे भी किसी इंसान के अंदर एलर्जी का रिस्पॉन्स आ सकता है जो दमा के आर्जे को बढ़ा सकता है। अब एलर्जी जिस तरह मैंने बताया कि ये तो एक इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है, तो इसी तरह कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम कहते हैं इरिटेंट्स, और ये मुख्तलिफ होते हैं उससे, एलर्जन से। इरिटेंट्स का क्या काम है कि ये सिर्फ हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक को इरिटेट करते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, तो वो ज्यादातर जो एयर पोल्यूशन, जो आजकल स्मोक की सिचुएशन है, इसी तरह कोई केमिकल है, तो ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को हर वक्त इरिटेट कर रहे होते हैं। इरिटेंट्स की अगर मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स शेयर करूं तो उसके अंदर मुख्तलिफ परफ्यूम हो सकते हैं, पेंट हो सकता है उसके अंदर। इसके अलावा जो है वो सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक, आजकल जो ई सिगरेट्स हैं उनसे जो है वो भी आपको इरिटेशन कर सकती हैं। इसी तरह कुछ घरों के अंदर हुक्का या इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं, उनसे भी जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इरिटेट हो सकता है, और ये इरिटेशन जो है दमा की जो अलामात है उनको बढ़ा सकती हैं। एक और अहम वजह की बात करूं तो वो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, और ये जो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जिस तरह अगर किसी को गले का इन्फेक्शन हुआ है या फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, तो ये बड़ी वजह बनती है किसी भी दमा के मरीज को हॉस्पिटलाइज्ड होने में। और इसी तरह अगर कोई काम पे जाता है या स्कूल के अंदर छोटे बच्चों की बात करूं तो उनके स्कूल या इसी तरह काम का छूट जाना, उसमें सबसे बड़ी रीजन जो दुनिया भर में रिपोर्ट हुई है वो इन्फेक्शन है। और अगर किसी इंसान को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर दमे का जी जो अलामात हैं, जिस तरह वीजिंग है या सांस का फूलना है, वो ज्यादा देर तक रहता है फिर। इसी तरह स्ट्रेस है, एक्सरसाइज है, या कुछ मेडिकेशन जो कि मैंने शुरू में बात की जिसमें एस्प्रिन है या बीटा ब्लॉकर्स जो कि दिल के आरसे के मरीजों को दी जाती है, या फिर जिसको ब्लड प्रेशर का इशू है उनको भी ये रिकमेंड की जाती हैं, तो वो भी बाज़ औक़ात जो दमा या अस्थमा की जो अलामात हैं उसको बढ़ा देती हैं। इसी तरह एक और बहुत अहम चीज जो है वो रिपोर्ट हुई है जिससे अस्थमा की अलामात बढ़ सकती हैं, वो है सल्फाइड्स, जो कि प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो कि बाज़ औक़ात चीज़ों के ऊपर लगा दिए जाते हैं उसको ऑफ सीजन इस्तेमाल करने के लिए या ज़्यादा देर तक उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो कि खाने-पीने की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो वो भी किसी मरीज़ के अंदर अस्थमा की अलामात को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच जी।